नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर राहुल गांधी के भाजपा पर लगाए आरोपों को लेकर है, जहां भाजपा ने राहुल गांधी पर पोस्टर रूपी पलटवार किया है। दूसरी बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के मंत्री कैलाश गहलोत को लेकर है, जहां इस्तीफा देने के 24 घंटे बाद कैलाश गहलोत भाजपा में शामिल हो गए हैं। तीसरी बड़ी खबर मणिपुर हिंसा को लेकर है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा कर रहे हैं। और चौथी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश उपचुनाव के सियासी संग्राम को लेकर है, जहां प्रचार थमने से पूर्व सरगर्मी अपने चरम पर है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से 2 दिन पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर भाजपा सरकार पर नीति की आलोचना की है। राहुल गांधी ने प्रतीकात्मक तौर पर एक तिजोरी से 2 पोस्टर निकाले। एक पोस्टर में लिखा है "एक है तो सेफ है", दूसरे में लिखा था धारावी की तस्वीर जिसमें रखी गई थी। राहुल गांधी ने दोनों पोस्टर लहराते हुए कहा कि भाजपा धारावी की जमीन अडानी को देना चाहती है। राहुल ने केंद्र सरकार पर महाराष्ट्र से रोजगार चोरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कई प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से छीनकर अन्य राज्यों में गए हैं। वहीं भाजपा ने भी पोस्टर जारी करते हुए राहुल गांधी पर पलटवार किया, जिसमें पोस्टर के माध्यम से उन नेताओं की तस्वीर दिखाई गई जो कभी अडानी के साथ दिखे थे, जिसमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत और राहुल गांधी भी दिखे। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। रमेश जी, राहुल गांधी एक पोस्टर जारी करते हैं जिसमें वह प्रतीकात्मक तौर पर भाजपा पर निशाना साधते हैं, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अडानी से जोड़ते हैं। दूसरे में भाजपा भी पोस्टर जारी करती है। आखिर ये पोस्टर वॉर चुनाव से पहले ही क्यों? देखिए, मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो पिछले काफी वर्षों से राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत चल रहा है। मुद्दे इसमें कम होते हैं और एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की राजनीति ज्यादा होती है, क्योंकि राहुल गांधी जी एक लंबे समय से अडानी को और अंबानी को अपना निशाना बनाए चलते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप ये देखेंगे कि राहुल गांधी जी का सारा चुनाव प्रचार कहीं ना कहीं एक वामपंथ की तरफ जा रहा है। जिस प्रकार रूस की क्रांति में या चीन की क्रांति में कहीं ना कहीं जो पूंजीपति थे उनकी तस्वीरों को सामने रख करके लोगों को तैयार किया गया था एक बड़ी क्रांति के लिए, तो ठीक उसी प्रकार अगर आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में भी और इससे पहले के सारे चुनाव में भी पिछले कई वर्षों से अडानी को निशाना बना करके ही राहुल गांधी जी चल रहे हैं। अब वो चूंकि धारावी में वहां पर एक ई प्रोजेक्ट डालना है और वो स्वाभाविक रूप से वो अडानी जी से संबंधित जो कंपनियां हैं उनको उसको शुरू करना है, तो स्वाभाविक रूप से 2 चीजों का इस पोस्टर में राहुल गांधी जी के पोस्टर में है। उन्होंने अडानी के सामने रख करके उस प्रोजेक्ट पर उन्होंने उतना विरोध नहीं किया। उतना विरोध उन्होंने जितना उस प्रोजेक्ट को अडानी को दिए जाने पर उन्होंने सारी बात बताई है। तो मोटे तौर पर इसी तरीके से कांग्रेस भाजपा जो है अब बिल्कुल उसी शैली में कांग्रेस को उत्तर देने जा रही है। वो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश ये है कि क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो अडानी की कंपनियों से कांग्रेस को भी चंदा गया, तो पिछले दिनों एक परिपत्र वो जो सूची जारी हुई थी उस सूची में ये आया था किस उद्योगपति घराने से किस पार्टी को कितना चंदा मिला, वो सूची जारी हुई थी। अब जो है दूसरा उन्होंने क्योंकि राहुल गांधी जी के साथ अडानी जी का ये फोटो और कई और नेताओं के साथ उन्होंने जारी किया है, तो मोटे तौर पर एक प्रकार से कांग्रेस का प्रयास ये है कि गरीब लोगों को पूंजीपतियों के विरुद्ध सामने रख करके समझाना कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, और दूसरा भाजपा का प्रयत्न है कि ये सारा का सारा वोट के लिए सारा प्रचार कर रहे हैं। जिस अडानी को लेकर के वो हमको कटघरे में खड़ा करते हैं उस अडानी के साथ तो ये भी घूमते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है। जी रमेश शर्मा जी, जिस प्रकार से भाजपा पर राहुल गांधी महाराष्ट्र से प्रोजेक्ट्स चोरी करके अन्य राज्यों में भेजने का आरोप लगाते हैं, लेकिन
रिपोर्ट्स बताती हैं और भाजपा का यह दावा रहता है कि जो फडणवीस सरकार में प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे, जिनकी नींव रखी गई थी, उद्धव सरकार आते ही 2.5 साल में अधिक से अधिक प्रोजेक्ट्स को कैंसिल किया गया, जिस कारण या तो उद्योगपति दूसरे राज्यों का उन्होंने रुख किया या दूसरे राज्यों में उन्होंने जाके अपने उद्योग लगाए, प्रोजेक्ट्स उन्होंने वहां रख दिए। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत आश्चर्यजनक 2 सरकारों के उदाहरण है। एक उद्धव सरकार का महाराष्ट्र में और दूसरा ममता बनर्जी की सरकार का बंगाल में। सामान्यतः है 99% यदि एक सरकार किसी उद्योग की अनुमति देती है तो राजनीतिक दल अगर बदल जाए तो वो अनुमतियां थोड़ी बहुत औपचारिकताओं के साथ में वो काम चलते हैं। कांग्रेस ने अगर किसी उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा दिया है और किसी प्रोजेक्ट शुरू किया है और बाद में अगर सरकार भाजपा की आ गई तो उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। ठीक उसी प्रकार अगर भाजपा ने किसी को परमिशन दी है और सरकार बदल गई तो कांग्रेस ने आगे बढ़ाया। इसे हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, छत्तीसगढ़ में भी देखा, राजस्थान में भी देखा, अन्य राज्यों में भी ये देखने को मिलता है। लेकिन ये दोनों सरकारों ने ये पता नहीं एक नया उदाहरण पेश किया कि जिसके कारण वहां से कई उद्योगपति तकनीकी कारणों से फिर वो यूनिट छोड़ करके अन्य प्रांतों में गए। ऐसा बंगाल में भी गए और महाराष्ट्र में भी गए। तो ये जो उद्योगपति वहां से गए हुए थे वो उस समय जो परमिशन, जैसा कि आपने भी कहा है, उद्धव सरकार के समय, हालांकि अभी जब दोबारा आई है तो उस नई सरकार ने ये कोशिश की है कि उसमें से कुछ उद्योग दोबारा महाराष्ट्र लौट आए और उम्मीद ये की जा रही थी, ये खबरें आई हुई हैं, उसमें से कुछ उद्योग जो है वो लौट भी सकते हैं। इस चुनाव परिणाम के बाद यदि सरकार कौन सी बनती है उसको देख करके कुछ उद्योग लौट भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ राजनीतिक दल या कुछ राजनेताओं का सोच कुछ ऐसा होता है जिसके कारण विकास की दिशा में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। बंगाल और महाराष्ट्र के ये 2 उदाहरण इसी तरीके से हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल, पोस्टर वॉर हो या आरोप प्रत्यारोप हो, ज्यादा से ज्यादा वोटरों को अपनी तरफ झुकाने का प्रयास कहीं ना कहीं राजनीतिक दल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने के 24 घंटे बाद कैलाश गहलोत भाजपा में शामिल हो गए हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। भाजपा में शामिल होने के बाद कैलाश गहलोत ने कहा कि लोग सोचते होंगे कि रातों रात ये फैसला ले लिया, किसी के दबाव में आकर फैसला लिया। सुनने में आ रहा है कि ईडी सीबीआई के दबाव में मैंने ऐसा किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बताया कि वकालत छोड़कर मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा, अन्ना जी के वक्त से जुड़ा था। हम एक विचारधारा से जुड़े थे, एक पार्टी के और एक व्यक्ति में हमें उम्मीद दिखी थी, लेकिन जिन मूल्यों के लिए पार्टी ज्वाइन की थी, अपनी आंखों के सामने उनका समझौता होता देख कष्ट होता है। वहीं पार्टी छोड़ने के बाद दिल्ली सीएम आतिशी ने भाजपा पर ईडी सीबीआई की सहायता से षड्यंत्र का आरोप लगाया है। खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। आलोक जी, 24 घंटे इस्तीफा देने के 24 घंटे बाद ही कैलाश गहलोत भाजपा के साथ शामिल हो जाते हैं और निशाना कम ही साधते हैं, आलोचना करते हैं नीतियों की और थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक बात है कैलाश गहलोत साहब की, वो आम आदमी पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता है और साथ में आपने देखा कि वो पार्टी में शुरू से जुड़े हुए थे। जब अन्ना आंदोलन था, जब पार्टी का कोई अता पता नहीं था, यानी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था तो उसी से है। ऐसे स्थिति में आपने देखा वो कैबिनेट स्तर के मंत्री भी रहे हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन उनका इस तरीके से छोड़ना, और जैसा कि आप जानते हैं कि आम पार्टी का जैसा कि उद्देश्य और सिद्धांत रहता है कि किसी पे भी कोई आरोप लगा देना, उंगली उठा देना, ईडी और सीबीआई का उनके ऊपर लगाया गया कि ईडी सीबीआई का जो उनपे दबाव था जिसकी वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा, जबकि उन्होंने स्वयं अपने मुंह से कहा कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था। चूंकि वो एक वकील है तो जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में ईडी और सीबीआई का उनपे कोई दबाव नहीं पड़ सकता। अगर कोई बड़े व्यापारी होते तब इस बात को सोचा जा सकता था, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में बड़े नेता छोड़ कर बीजेपी में आ रहे हैं, ये एक अच्छी खबर नहीं है, आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से
अरविंद जी को सीबीआई और ईडी के शिकंजे में आके अपना पद छोड़ना पड़ा। आतिशी जी जो है इस समय मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाले हुए हैं। ऐसी स्थिति में उनको बनाए रखना था कैलाश गहलोत का, लेकिन जिस तरीके से कैलाश गहलोत ने छोड़ के बीजेपी का हाथ या दामन थामा है, तो ऐसे में लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अंदर से टूटती हुई और या कमजोर होती नजर आ रही है और बीजेपी के खेमे में काफी मजबूती दिखाई पड़ रही है। आलोक जी, जब कैलाश गहलोत ने पार्टी पद से और अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया, कई अटकलें लग रही थी। यह तो अटकल थी कि कहीं ना कहीं भाजपा में वह शामिल होंगे, लेकिन एंगल कई सारे हैं। एक तो ईडी सीबीआई, जो कि आपने कहा, उसको इनकार कर दिया है, उन्होंने खुद भी इस बात से इनकार किया। दूसरा, कोई बड़ा पद ऑफर किया गया है भाजपा में, कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको ऑफर की गई, या इसके अलावा सीएम पद की दौड़ में भी उनका नाम था, जब उन्हें सीएम नहीं बनाया गया। इसको लेकर भी अटकलें हैं। क्या लगता है, क्या कारण रहे होंगे? देखिए, कैलाश गहलोत साहब एक बड़े नेता है, गद्दावर है, शुरू से जो है आम आदमी पार्टी के सदस्य रहे हैं, संस्थापक सदस्यों में उनका नाम गिना जाता है, और वो हरियाणा से आते हैं। इसी में आपने देखा था कि ठक्कर साहब भी उस समय मौजूद थे। तो ये साफ जाहिर होता है कि कैलाश गहलोत साहब एक बड़े नेता है, और चूंकि आप देख रहे हैं दिल्ली से सटा हरियाणा है, तो इसका मतलब है कि उनका जनाधार भी वहां पे काफी अच्छा और मजबूत है। ऐसे में उनको जो मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री पद नहीं मिला, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि उनके दिलो दिमाग में कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जिस तरीके से उनके पास ऑप्शन थे या तो कांग्रेस या बीजेपी में जाने के, लेकिन जाहिर सी बात है उन कांग्रेस का आप देख रहे हैं वहां पे कुछ भी नहीं बचा है, जनाधार भी बहुत खत्म हो चुका है। ना उनके लोकसभा के कोई सदस्य हैं, विधानसभा में भी उनकी स्थिति काफी जो है कमजोर है। ऐसे में उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है, और बीजेपी में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से वहां पे जो हरियाणा से आए हुए लोगों का वर्चस्व है, तो हमें उम्मीद है कि आगे अगर बीजेपी का अगर कहीं से सरकार बनने की उम्मीद आती, तो फिर से जो है कैलाश गहलोत एक बार हो सकता है चीफ मिनिस्टर की दौड़ में शामिल हो सके। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी भी उन्हें भाजपा संगठन की ओर से मिल सकती है, या फिर भाजपा सरकार अगर दिल्ली में आती है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा भी कैलाश गहलोत को होगा। बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। मणिपुर में शनिवार रात भड़की हिंसा के बाद स्थिति तनावपूर्ण बन गई है, जहां जिरीबाम में एक मैतेई प्रदर्शनकारी की पुलिस की गोली से मौत हो गई। राज्य में 2 दिन के लिए स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। बता दें कि हिंसा की खबरों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सक्रिय दिख रहे हैं, जहां गृह मंत्री राज्य के सुरक्षा हालातों का रिव्यू कर रहे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA मणिपुर हिंसा से जुड़े 3 मामलों की जांच करेगी। मणिपुर में लोगों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और 13 विधायकों के घर पर हंगामा किया था और जमकर हमला किया, तोड़फोड़ की और नारेबाजी भी की थी। 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। हिंसा के बाद मणिपुर में सियासी उठापटक भी तेज हो गई है। वहीं नेशनल पीपल्स पार्टी NPP ने भाजपा से समर्थन वापस ले लिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। मनीष जी, मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़की है। इस बार दूसरा कारण है शवों को लेकर लाठीचार्ज हुआ, जिसके बाद हिंसा फिर भड़की है। ऐसे में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसको लेकर फिर से सक्रिय हो गए हैं। किस प्रकार से देखते हैं मनीष जी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो मणिपुर में हिंसा हुई है, इसका केंद्र को कोई ना कोई पूर्ण समाधान निकालना पड़ेगा, क्योंकि रह के ऐसी हिंसा होना भारत के किसी भी राज्य में देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी और देश की सुरक्षा के लिए भी सही नहीं है। इसीलिए अमित शाह जी जो है अपनी 4 रैलियां जो थी छोड़ के महाराष्ट्र चुनाव की वापस दिल्ली आए हैं, और कुछ ठोस कदम उठा के इस बार इस समस्या का पूर्णतः समाधान भाजपा की केंद्रीय सरकार करेगी, ऐसा हम लोग को उम्मीद है। जी मनीष जी, जिस प्रकार से अमित शाह ने पहले भी बैठकें की, कुकी मैतेई दोनों ही समुदाय के लोगों को, विधायकों को बुलाया गया, नेताओं को बुलाया गया, कई तरह की चर्चाएं हुई, इसके बाद कोई गोली या हिंसा ना करने की भी सहमति बनी, समझौते हुए, इसके बाद भी इस तरह का प्रदर्शन आखिर क्यों हुआ? देखिए, ऐसा लगता है कि वहां पे प्रदर्शन का कुछ और बाहरी कारण है। बाहरी ताकतें जो है वो मणिपुर में कुछ
सक्रिय ज्यादा हो गई है और इस वजह से ऐसी हिंसा बार बार वहाँ हो रही है। क्योंकि पहले की हिंसा में ये देखा गया है कि जो अस्त्र शस्त्र वहाँ पे मौजूद पाए गए या हिंसा के बाद जो भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने या वहाँ की लोकल पुलिस ने पकड़ा, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो अस्त्र शस्त्र जो है भारत में मौजूद नहीं है। भारत में उनको मिलना जो है वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि वो भारत के अस्त्र शस्त्र नहीं है। इसलिए इस बार केंद्र सरकार एनआईए की मदद लेके इस समस्या का पूर्णतः समाधान करने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ ही अगर हम मणिपुर के सियासी हालातों की बात करें तो जो नेशनल पीपल्स पार्टी है उसने भाजपा से अपना समर्थन वापस ले लिया है। इसी के साथ ही वहां के सीएम को हटाने की मांग हो रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे मनीष जी? क्योंकि भाजपा की सरकार वहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार है। समर्थन वापस लेना एक दबाव बनाने का कारण है कि आपको इस पे कोई ना कोई बड़ा देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री बदलना अगर इसका कोई हल होता तो वो पहले लिया जा चुका होता, लेकिन इस बार जो सरकार वहां से वहां समर्थन वापस लिया गया, उसका सरकार की स्थिरता पे कोई असर नहीं होगा। लेकिन भाजपा को चूंकि ये स्थिति बार बार ऐसे ही हो जाती है, कुछ ठोस निर्णय लेने पड़ेंगे जिससे कि समस्या का पूर्णतः समाधान हो सके। जी मनीष जी, 14 भाजपा विधायकों के सीएम के बदलाव को लेकर, सीएम को हटाने को लेकर केंद्र को एक पत्र लिखने की भी खबरें निकलकर सामने आई थीं। साथ ही साथ यह भी खबरें निकलकर सामने आई हैं कि 14 भाजपा विधायक एक साथ इस्तीफा देने की फिराक में हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? देखिए, अगर ऐसी कोई भी चीज होती है तो भाजपा केंद्र में है। केंद्र सरकार अगर राष्ट्रपति शासन का विषय लाती है तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस समय वहां पे चूंकि भाजपा की चुनी हुई सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसलिए भाजपा की पूरी कोशिश यही होगी कि इस मामले को किसी भी तरीके से जल्दी सही करा जाए और ये देखा जाए कि ये बार बार हिंसा की पुनरावृत्ति क्यों होती है। मुख्यमंत्री बदलना मुझे नहीं लगता इसका कोई परमानेंट हल है, लेकिन समस्या का पहले हल निकलना चाहिए। मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है जब वहां पे भाजपा की पूर्ण बहुमत की चुनी हुई सरकार है। जी बिल्कुल, हिंसा की पुनरावृत्ति ना हो इसका तो ध्यान रखना ही चाहिए। साथ ही इसका एक समाधान ऐसा हो कि आगे चलकर इस हिंसा की कोई स्थिति भी ना बनने पाए। मनीष जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का सोमवार को आखिरी दिन है। प्रचार थमने से पहले डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि जनता आपकी लाल टोपी और साइकिल को इतिहास के कूड़ेदान में डालने के लिए तैयार है। बेहतर होगा कि साइकिल का हैंडल पकड़कर सैफई लौट जाइए। लाल टोपी और जालीदार टोपी वाले गुंडों का दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, उन्होंने ऐसा भी लिखा। बता दें कि केशव ने 24 घंटे में 5 बार अखिलेश यादव पर निशाना साधा। चुनाव की वोटिंग से पहले सियासी उठापटक तेज है। कुंदरकी में अखिलेश यादव की रैली रद्द हो गई है। इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कुंदरकी पहुंच रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर भी रैली करेंगे। कानपुर में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में रवि किशन ने रोड शो करते हुए कहा कि कभी नहीं बटेंगे और अयोध्या की हार का बदला जरूर लेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रशांत राव, ब्यूरो हेड लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, 24 घंटे में 5 बार के डिप्टी सीएम मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, अखिलेश यादव को अपने निशाने पर लिया है, क्या कहना चाहेंगे? आपने बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश में आज जो है वो 9 विधानसभा चुनावों का जो है प्रचार थम जाएगा और लगातार जिस तरीके से जो प्रचार चल रहा था और उसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से जो एक एक्सपर्ट पोस्ट आया उसमें कहा गया कि लाल टोपी जालीदार टोपी जो है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से यहाँ काम कर रहे थे उनको लेकर उन्होंने टिप्पणी की है। जिसके साथ ही कहा है कि लाल टोपी अब कूड़े में जाने वाली है, अखिलेश यादव जी साइकिल का पैडल पकड़कर सैफा ही निकल जाएं। निश्चित तौर से इस बयान के बाद जो है सियासी खलबली मच गई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव पर उन्होंने जो निशाना साधा है वो कहीं ना कहीं सियासत को गर्म करने वाला है। निश्चित रूप से देखिए, जो चुनाव प्रचार आज थम रहा है ऐसे में सियासी पारे का जो चढ़ना लाजमी है, क्योंकि सभी दल अपने अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और सियासी बयानों से ही मतदाता प्रभावित होते हैं और उनको लगता है कि जिस दल का नेता जितना मजबूती से बयान रखता है और जिस तरीके से वो अपनी बातें रखता है, योजनाओं को रखता है, उससे मतदाता प्रभावित होते हैं।
समाजवादी पार्टी क्योंकि पूरे प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस ने कोई सीट उनसे नहीं ली है और ना ही कांग्रेस चुनाव मैदान में है। तो निश्चित रूप से देखिए कहीं ना कहीं जो अन्य दलों के नेता वो देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट किया था, उनके अंदर उत्साह था कि एक बार वो जो फिर आधी सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस के नेताओं पर दबाव बनाकर यहाँ पूरी विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा है। तो नाराजगी कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं में हो सकती है और उसी के बिहाफ पर चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो या बहुजन समाज पार्टी की चीफ हो या बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल हैं, लगातार जो है हमलावर हो रहे हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर। निश्चित रूप से देखिए आज चुनाव प्रचार शाम को 5 बजे कुछ ही देर में थमने वाला है। उसके बाद जो है प्रत्याशी केवल डोर टू डोर ही अकेले जो जिनको परमिशन है वही प्रचार कर पाएंगे। और इसके साथ ही आज गोरखपुर के सांसद रवि किशन वो कानपुर पहुंचे हैं और वहां उन्होंने अपना जो है चुनाव प्रचार किया। अपने पार्टी प्रत्याशी जो वहां सुरेश अवस्थी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके पक्ष में मतदाताओं से अपील का उन्होंने कहा है कि हम लोग अयोध्या का बदला लेंगे, जो हिंदू लोग हैं वो समाजवादी पार्टी से अयोध्या का बदला लेगा। ये देखिए एक जो रवि किशन का बयान आया है वो अभी जनता के समझ में नहीं आ रहा है कि रवि किशन कहना क्या चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदू बदला लेगा, तो अयोध्या में किन लोगों ने वोट दिया है यह भी अभी रवि किशन ने साफ तौर से नहीं कह पाया। हालांकि पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया तो वो जो है चुनावी व्यस्तता के कारण वहां से कैमरे और माइक से बचते हुए नजर आए हैं। डिम्पल यादव ने भी आज जो है कानपुर में अपना रोड शो किया है। तो वहीं मुरादाबाद की जो कुंदरकी विधानसभा सीट है वहां पर अखिलेश यादव की जनसभा कैंसिल हो गई। हालांकि AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी चुनाव करने पहुंच रहे हैं, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं वह भी वहां चुनाव प्रचार करने पहुंच रहे हैं। 9 सभा सीटों पर सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी। उसमें अगर प्रमुख रूप से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी के गढ़ को तोड़ना चाहती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी चुनाव में जब विधानसभा के जो यहाँ पर 8 जो सदस्य थे वो यहाँ सांसद चुने गए हैं। इसके बाद 8 सीटें खाली हुई हैं। इरफान सोलंकी जो सीतामऊ विधानसभा है वहां पर जो रिक्त सीट हुई है तो उनको 2 साल की सजा होगी, 2 साल से ऊपर की सजा हुई थी। तो ऐसे कुछ सीटों पर देखा जाए कि समाजवादी पार्टी 4 पर थी, 4 पर भारतीय जनता पार्टी थी, 1 पर आरएलडी जो मीरापुर है वहां पर आरएलडी का प्रत्याशी वहां से जीता था विधानसभा का चुनाव। निश्चित रूप से देखिए अभी भी समाजवादी पार्टी और इसमें अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी दोनों में टकराव कौन ज्यादा सीटें जीत कर आएगा, क्योंकि दोनों दावे 2027 को लेकर कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी यहाँ अपनी जो है आसमत बचाने में लगी हुई है कि कैसे आगे जो है सर्वाइव किया जाए, पार्टी को आगे लाया जा सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जन्मी बहुजन समाज पार्टी अर्थ से फर्श पर आ गई है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को दिखाना है कि बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है। तो बीएसपी चीफ ने हालांकि कोई रैली नहीं की, आकाश आनंद ने कोई रैली नहीं की। बीएसपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कुछ ही सीटों पर प्रचार करते हुए नजर आए हैं। बाकी जहां पर प्रचार हो रहा है वहां पर केवल बीएसपी के कोऑर्डिनेटरों ने प्रचार किया है। तो हालांकि बीएसपी इस चुनाव में भले ही चुनाव लड़ा हो, लेकिन मायावती और आकाश आनंद दोनों इस चुनाव से दूर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है उनको हो सकता है अगर हार का ठीकरा कहीं आकाश आनंद पे फूटेगा या फिर मायावती पे फूटेगा 2027 में इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो दोनों बड़े नेताओं ने यहाँ प्रचार नहीं किया। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर उन्होंने जोरदार चुनाव प्रचार किया है। ठीक है प्रशांत, जो आखिरी दिन चुनाव प्रचार थमने से आखिरी दिन ही AIMIM चीफ की एंट्री उत्तर प्रदेश उपचुनाव में हुई है। इसी के साथ ही आज ही के दिन जो आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद हैं वह भी आज ही के दिन सक्रिय दिख रहे हैं, आजम खान के घर गए हैं। इसी के साथ ही जानकारों की माने तो काफी जो समाजवादी पार्टी के वोट हैं उनको प्रभावित कर सकते हैं। कितना प्रभाव ये दोनों नेता उपचुनाव में डाल सकते हैं? चंद्रशेखर आजाद ने आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान से मुलाकात की है और कहा है, उन्होंने अपना दर्द भी बयां किया है कि आजम खान के कहने पर वो समाजवादी पार्टी के मुखिया से मिले थे और रामपुर के चुनाव में भी उन्होंने मंच साझा किया था। हालांकि अखिलेश यादव के साथ वो मंच साझा नहीं करना चाहते थे, लेकिन आजम भाई के कहने पर उन्होंने मंच साझा किया है, क्योंकि वो जो इस गठबंधन में शामिल करने वाले आजम खान थे, तो ऐसे में आजम खान को अपना बड़ा भाई मानते हैं, इसलिए वो उनसे मुलाकात करने गए थे। और अंतिम दिन के चुनाव एंट्री की इनकी बात की जाए तो निश्चित तौर से देखिए ये एक महज कहा जाए कि अपनी पार्टी की उपस्थिति इन विधानसभा क्षेत्रों में दिखाना है और जो उनके समर्थक हैं उनको उत्साहवर्धन करना है कि आखिर में लास्ट दिन वो लोग प्रचार करने आए, एक माहौल बनाने में, खासकर अपनी उपस्थिति जिसे कहें कि वो प्रेजेंट होना यहाँ पर दिखाना चाहते हैं।
देखिए, आज चाहे AIMIM का प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, उनको लग रहा है कि यहाँ जो चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वो हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना बयान दिया है, कटेंगे तो बटेंगे, तो वही समाजवादी पार्टी ने कहा कि ना हम कटेंगे ना बटेंगे, हम एक रहेंगे नेक रहेंगे। बीएसपी ने जो नारा दिया है, बीएसपी से जोड़ेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इन नारों के साथ अभी जो है AIMIM के प्रेसिडेंट कुंदरकी सिर्फ इसलिए गए क्योंकि वह 60% जो मुस्लिम वोट बैंक है, और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चंद्रशेखर वहां गए वो इसलिए गए कि नगीना में उन्होंने जो मुस्लिम वोट बैंक को प्राप्त किया था, तो ऐसे में मुस्लिमों का साथ लेकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी वोट प्रतिशत मिलेगा उनकी पार्टी के लिए जुड़ेगा, तो वो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए चंद्रशेखर वहां गए हैं ताकि प्रत्याशी हारे या जीते, लेकिन जितने भी लोग आएंगे उनको पक्के तौर से वो समर्थक कहलाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रशांत जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।